बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेज़ ज़ुबैरी और आपके लिए प्रोग्राम लेकर आया हूं सिचुएशन रूम। नाज़रीन, कराची की सूरत हाल बदल रही है, मौसम बदल रहा है, सियासत बदल रही है। कराची पाकिस्तान का माशी हब है। देखते हैं कि इसके नफ्स पे अब किसका हाथ आने वाला है। इस कराची की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर हम एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम कराची के स्टेक होल्डर, कराची के वो लोग जो कराची की सियासत में फ़र्क डाल सकते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करेंगे, उनके ख़यालात करेंगे, उनसे सवालात करेंगे। इस सिलसिले में आज हम महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब की रायगाह आए हैं। वक्त की कमी है क्योंकि कल इनका जलसा है और ये निकल रहे हैं, लेकिन इनकी बड़ाई कि इन्होंने हमें थोड़ा टाइम दिया, तो हम बात करेंगे और इनसे हम वादा भी लेंगे इसमें कि जलसे के बाद आप हमें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देंगे, जिसमें कुछ माजी की तल्ख बातें भी होंगी और मुस्तकबिल की भी चीज़ें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन के पास, जिनकी सियासत से तो इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन इनके किरदार पे, इनके करैक्टर पे कोई बात इनका मुखालिफ भी नहीं कर सकता। कैसे आफाक भाई आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा आफाक भाई, कराची का मौसम तब्दील हो रहा है, कराची के हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। दिसंबर की सर्द रातों में भी सियासत का दर्जा हरारत अपने अरूज पे है। शहर में देखा जाए तो सब आपका नाम ले रहे हैं कि ये जो कराची की सियासत में तेज़ी और तब्दीली आ रही है, इसके पीछे महाजिर कौमी मूवमेंट और आफाक साहब हैं, जो पिछले 1 महीने से आप मुतहरिक हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस और इतना बड़ा जलसा कायद-ए-आज़म के मज़ार पे आप करने जा रहे हैं। शहर में एक टेम्पो बना हुआ है, क्या ये सही है? बिल्कुल दुरुस्त है। जिस किस्म के हालात पैदा हो गए थे, उसमें कौम का मुतहरिक होना और कौम का एक जगह जमा होना, वो तो ज़ाहिर फितरी बात थी। और मैंने उसमें कोशिश की कि लोगों को मैं जमा करूं, और मैंने लोगों से अपील भी की कि इस वक्त सियासी और नज़रियाती वाबस्तगियाँ बालाए ताक रख कर अगर कोई शख्स अपने आप को महाजिर समझता है और वही समझता है कि महाजिरों के साथ लसानी बुनियाद पर ज़्यादती हो रही है, तो उसको जमा होना चाहिए, ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि न सिर्फ ये कि हम कमज़ोर नहीं हैं और मुंतशिर नहीं हैं। अगर लसानी बुनियाद पर कहीं ज़्यादती होगी तो पूरी कौम एक है। 22 अगस्त 2016 उसके बाद एक बड़ी सियासी जमात जो शहर को ओन करती थी, उसमें धड़े होते रहे। ये जो धड़े हुए हैं, ये मुत्तहदा वाली एमक्यूएम में हुए हैं, महाजिर कौमी मूवमेंट वाली एमक्यूएम के कोई धड़े नहीं हुए। ये जब धड़े हुए तो इसका फ़ायदा सारी सियासी जमातों ने उठाने की कोशिश की और उठाया भी है। आपने देखा पीटीआई ने कराची से सीटें हासिल की, पीपल्स पार्टी ने भी की, और ये कोई बुरा नहीं किया, ये सियासत में होता है। आपने इससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया, ऐसा क्यों? अच्छा, जो माजी के इंतखाबात हुए हैं और उन इंतखाबात के जो नताइज हैं, तमाम ही सियासी जमातों ने उन इंतखाबात को इंजीनियर्ड कहा और फैब्रिकेटेड रिज़ल्ट्स थे सारे। तो और ज़ाहिर इमरान ख़ान को गवर्नमेंट में लाना था। यही वजह है कि इमरान ख़ान साहब को आज तक लोग सिलेक्टेड कहते हैं। तो उस सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के लिए उनको शहर से ज़ाहिर एक मौका मिला हुआ था कि लोग तक़सीम हैं, और इस मुनक़सिम लीडरशिप की वजह से उन्होंने फ़ायदा उठाया और इलेक्शन के नताइज बनाए। तो वो नताइज तो सारे के सारे ज़ाहिर बनाए गए थे, और उसमें पीपल्स पार्टी को भी फ़ायदा हुआ कि पीपल्स पार्टी ने नेशनल असेंबली की सीटें सेक्रीफाई की इमरान ख़ान की गवर्नमेंट बनाने के लिए, और उसके बदले उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली की उस वक्त से ज़्यादा सीटें हासिल की जब बीबी साहिबा यहाँ पर सियासत में ज़िंदा थीं और वो काम कर रही थी। उनकी शहादत से पहले जो सीटें थीं, उससे ज़्यादा सीटें हासिल की। अच्छा, बहरहाल इसमें पीपल्स पार्टी वालों को तो कहना कुछ और है कि जब मैदान खाली था तो उन्होंने भी तंदूर गर्म था तो रोटियां बना ली। लेकिन ज़ुबैर साहब, ये बात तो सबकी समझ में आती है ना कि एक नेशनल असेंबली की सीट पर वो सिंधी जो सिंबल के अलावा वो ये तक नहीं जानता कि पार्टी की क़यादत का नाम क्या है, और वो सिर्फ पीपल्स पार्टी और भुट्टो के नाम पर वोट डाल रहा होता है, तो नेशनल असेंबली में किसी और को वोट डाले और सूबाई असेंबली में किसी और को वोट डाले देही इलाकों में, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये कुछ ऐसा ही था जिससे नबील कबूल अपने घर में बैठे थे और 9-0 से उनको इलेक्शन लड़ा दिया गया बलोच को, और वो लाखों वोट से जीत गए, उनको पता भी नहीं था कुछ। और बहरहाल अब ये सियासत चेंज होने जा रही है, और सियासत सब कर रहे हैं कराची के नाम पे आफाक भाई, लेकिन कराची के लोगों के जख्मों पे कोई मरहम नहीं रख रहा। चूल्हे में गैस नहीं है, मियाँ बीवी लड़ाई कर रहे हैं, बच्चे बगैर नाश्ते के जा रहे हैं, गैस 1 महीने बिल देते हैं घर का, केसी का 1 महीने किराया देते हैं।
ट्रैफिक का ये हाल है कि कहीं जाना आना हो 2 घंटे लेट भी पूछिए कहाँ से आ रहे हो, कहाँ इधर जा रहे हो, 10 मतलब बॉयल हो रहा है ये शहर। इसकी इतनी इतनी वजूहतें हैं कि मैं बयान करूँगा सवाल ज़्यादा होगा। इसकी कोई बात नहीं करता, इस पर कुछ नहीं होता। ज़ुबैर साहब, असल में तमाम सियासी जमातें इसको लावारिस समझकर इस पर कब्ज़े की जद्दोजहद में लगी हुई हैं और ऑनरशिप लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ऑनरशिप जिसके पास थी, डंडे के बल पे उसे ऑनरशिप छीनने की कोशिश की, यानी महाजरों से। और ज़ाहिर है कि जिस तरह का रवैया रखा गया है वो सबके सामने है। तो और इन्हीं ज़्यादतियों की वजह से हमने लोगों की राय लेने के लिए और उनकी आरा की रोशनी में बड़े फ़ैसले करने के लिए हमने जलसे का इनेकाद किया है और इंशाअल्लाह ताला उसमें इन तमाम हालात का अहाता किया जाएगा। आफाक भाई, एक शेर है, उसी में सवाल है। एक दूसरे की लाश में जम कर दिए गए, एक दूसरे की लाश में जम कर दिए गए, आप लोग बेशुमार थे, कम कर दिए गए। ये जो जलसा हो रहा है ये MQM, इस पर कन्फ्यूजन है, महाजिर कौमी मूवमेंट का जो जलसा है या ये कराची का जलसा है या तमाम महाजिरों का जलसा है? ये जलसा मतलब आप किसको बुला रहे हैं, आपकी दावत किसको है? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और मैंने अभी भी आपके सामने कहा कि जो लोग अपने आप को महाजिर समझते हैं और फ़ख्री अपने आप को महाजिर कहते हैं, वो किसी भी सियासी जमात में हो, किसी भी मजहबी जमात में हो, किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों, उन्हें इस वक्त एक होना पड़ेगा। और उन्हीं को मैंने दरख्वास्त की है कि वो लोग जमा हों ताकि इस शहर की ऑनरशिप वापस ली जाए। देखिए, इस शहर में मुजरिम भी गैर मुकामी है और मुनसिफ भी गैर मुकामी है, यहाँ इंतज़ामिया भी गैर मुकामी है। तो ज़ाहिर है कि जब लोगों की नीयत ही सिर्फ यहाँ काम करने में कमाना हो और यहाँ सुधार पैदा करना ना हो, उसकी ऑनरशिप को वो ना लेते हों, तो ज़ाहिर है कि यहाँ पर अलावा इसके कि बिगाड़ पैदा हो कुछ नहीं हो सकता। देखिए, मार्केटों के सामने आप देखते होंगे कि 50-50 लाख की, करोड़ की लोगों ने दुकानें ख़रीदी हैं। वो दुकानें ख़रीद के जो कारोबार कर रहे होते हैं, वो यहाँ पर गैर मुकामी पुलिस भत्ता लेके गैर मुकामी लोगों को ठेले लगवा के वही कारोबार करती है। 200 रुपये रोज़ पे 5,000 रुपये का ठेला लेके आप वही कारोबार कर रहे होते हैं। तो कैसे कम्पीट करेगा ये इस शहर का आदमी जिसने 50 लाख और करोड़ की दुकान ख़रीदी है? ठेलों की भरमार है, इंक्रोचमेंट की भरमार है। जितनी जगह इंक्रोचमेंट है वो तमाम लोग बिजली चोरी करते हैं और वो जो लाइन लॉसेस होते हैं वो मैं और आप बेयर कर रहे होते हैं। तो इस शहर के लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है और जब तक निज़ाम इनके यहाँ के मुकामी लोगों के हाथ में नहीं होगा, इस शहर के लोगों के हाथ में नहीं होगा, उस वक्त तक सुधार पैदा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आफाक भाई, हमने इंटरव्यू से पहले कुछ आवाम की राय फेसबुक के ज़रिए कि भाई क्या सवाल आपसे किया जाए, ऐसा हमारा एक प्रोग्राम इस तरह का होता है। तो उसमें से जो 2-3 टॉप सवाल होते हैं तो वो हम पूछ लेते हैं। तो उसमें से एक सवाल पूछने की ज़रूरत कर रहा हूँ मैं आपसे कि लोग कह रहे हैं कि ताकत का तवाज़ुन बहाल करने के लिए आपको आगे लाया जा रहा है। MQM जो उन्होंने धड़े बनाए थे वो सो कॉल फेल हो गए हैं, क्या है क्या नहीं है, इसके पीछे कोई एम्पायर की उंगली है, कोई नज़र आ रही है आपको? एम्पायर जो है ना, महाजिर लफ्ज़ पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा और अगर मैं महाजिर लफ्ज़ से दस्तबरदार नहीं करता अपने आप को तो फिर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि एम्पायर पीछे नहीं है। इसलिए कि एम्पायर जो है वो इस महाजिर लफ्ज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहा। कोई एम्पायर पीछे नहीं है, आगे भी नहीं है। अच्छा, एक और सवाल, क्या पुराने दोस्तों से कुछ मुलाकात होगी? मैं कुछ आगे बढ़ने के लिए पीछे का भुलाने का प्रोग्राम है कुछ इस किस्म का अभी आपके जहन में, या डिसाइड बाद में करेंगे? ज़ुबैर साहब, ये वक्त डिसाइड करेगा, लेकिन मैंने अब तक तमाम तल्ख और तुर्श बातों के बावजूद जो पब्लिक होती रही मुस्तकिल दूसरों की तरफ से, उसके बावजूद मैंने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके जवाब ना देने के पीछे भी मेरी यही ख्वाहिश कार फरमा थी कि हो सकता है कि कल ऐसा वक्त आए कि सबको एक जगह बैठना पड़े, तो कम से कम मेरी कोई तुर्श बात रास्ते में रुकावट ना बने। मैंने अपने साथियों को भी हमेशा मना किया कि किसी बात का जवाब मत दीजिए, कोई रद्द-ए-अमल मत दीजिए। मेरा रवैया सारी महाजिर कौम के सामने है कि मैंने किसी के लिए कोई तल्ख बात नहीं कही। मेरी नज़रियाती इख्तिलाफ़ पर मैंने अल्ताफ़ साहब से भी इख्तिलाफ़ किया, लेकिन अल्ताफ़ साहब तक की ज़ाती सरगर्मियों पर या उनकी शख्सियत पर मैंने कभी कोई बात नहीं की। नज़रियाती इख्तिलाफ़ तो ज़ाहिर है कि हर आदमी का हक़ है। तो मैंने सियासत में कोशिश की कि ऐसे हालात मैं पैदा ना करूँ कि चीज़ें मेरे हाथ से निकल जाएँ। मुमकिन है कि कल इस कौम के लोगों को बदतरीन दुश्मनी के बावजूद एक साथ बैठना पड़े। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं तल्ख बात ना करूँ और इंशाअल्लाह ताला
हालात की समझ लोगों को आ रही है और ऐसा वक्त आएगा कि सब बैठेंगे। आखिर 2 सवाल आपसे करेंगे। पीटीआई की 14 सीटें जो उनको दिलाई गई, उनको मिल गई, जो भी हालात थे वो ले लेंगे आप लोग वापस उनसे? इंशाल्लाह ताला। बहुत खूब। 3 नाम लूंगा, जल्दी जल्दी बताना है कि ये वापस आ रहे हैं क्या नहीं आपकी नज़र में? अल्ताफ हुसैन, नहीं, नवाज शरीफ, बिल्कुल चांसेस है, एरशद उल नहीं। भाई बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। इंशाल्लाह ताला एक तफसीली इंटरव्यू आप पे मेरा ड्यू है, जिसमें माजी की तल्ख बातें भी होंगी, मुस्तकबिल की भी बातें होंगी, कुछ तोड़ जोड़ की बातें भी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी माजी कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब से चंद बातें। आप लोगों का फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा और मुझे इंतज़ार इस बात का भी है कि इस जलसे के बाद वाकई कराची की जो सूरत हाल है, सियासी टेम्परेचर है, इसमें इजाफा होता है या कमी होती है। कराची की बदलती हुई सूरत हाल पे ये जलसा कितना असर डाल सकता है और इसके बाद और क्या क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर और बहुत कुछ हम अगला इंटरव्यू लेके जल्द हाजिर हो रहे हैं आपके पास। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना, दोस्तों, ख़ास तौर पे गरीबों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।